हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं जो कि आपके एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, आज हम इसी बुक के बारे में बात करेंगे। एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये इंग्लिश का बुक है और इंग्लिश के बुक के बारे में हम यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपको एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, अगर आप टारगेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को, बीएचयू यूनिवर्सिटीज को, या फिर आप सीयूईटी के अंतर्गत जितने भी हमारे नोटिफाइड किए गए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, अगर आप चाहते हैं कि वहां पे आप एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन दें, तो उसके लिए ये एक गाइड है और इसी गाइड के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से इस गाइड को आप ही के लिए डिजाइन किया गया है। साथियों आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं ये जो एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की गाइड मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, ये इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे मिलेगा। इससे पहले मैंने एक और वीडियो क्रिएट किया है और उस वीडियो में मैंने आपको हिंदी की गाइड को शो किया है। तो साथियों हम इसको जूम कर लेते हैं और इसके कंटेंट को, क्या क्या इस गाइड में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, इसके एक एक कंटेंट का हम यहाँ पे आपके सामने रिव्यू करने वाले हैं। तो देखिए साथियों हम आपको इसको दिखाने वाले हैं। सबसे तो पहले आप ये देख लीजिए कि ये खास करके एलएलएम, जो एलएलबी के बाद एलएलएम करना चाहते हैं, एलएलएम में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए है। और ये खास करके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक गाइड बनाया गया है। अब गाइड अगर बनाया गया है दोस्तों, तो इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए सबसे पहले मिलेगा, तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हर एक चीज देखने के लिए मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाई जा सकती हैं, वो चीजें मिलेंगी। साथ ही साथ जो चीजें शॉर्टकट में हो सकती हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको एज यूजुअल यहाँ पे शो किया जाएगा। फिर उसके बाद से एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी शो किया जाएगा कि किस किस एग्जामिनेशन में ये एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों से रिपीट एंड रिपीट करके पूछा जा रहा है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले साथियों मैं आप लोगों को इस बुक को हार्ड कॉपी में दिखाना चाहता हूं। जी हाँ साथियों, ये वही बुक है, यही एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन का बुक है। ये जो इतना मोटा तगड़ा गाइड आपको दिख रहा है, इसी गाइड के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। इस गाइड के अंदर जो भी कंटेंट्स आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, जी हाँ दोस्तों, ये कंटेंट्स की हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कवर पेज की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो भी कंटेंट्स आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इस बोर्ड के माध्यम से, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इन सभी चीजों को मैं एक एक करके आपके सामने यहाँ पे शो करने वाला हूँ। बस आप वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा। आपका जो भी डाउट होगा दोस्तों एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर के, वो सारा का सारा डाउट लास्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप यहां पर देखेंगे ये जो चीजें बनाई गई हैं, ये खास करके एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बनाई गई है। यदि आप सीयूईटी, आजकल आप सभी लोगों को पता है कि हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को अब किसके माध्यम से एंट्रेंस कराया जा रहा है, तो इसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से एंट्रेंस एग्जामिनेशन खास करके कंडक्ट करवाया जाता है। और आप सभी लोगों को ये मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तक साथियों यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का जो एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, इसमें शामिल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ अभी जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, वही सीयूईटी में शामिल नहीं है, खास करके आपके एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एलएलएम करना है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से करना है, तो आपके लिए बुक बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ अगर आपका सपना है कि मुझे स्टेट यूनिवर्सिटी मींस कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हमको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, एलएलएम वहां से करना है, या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से आपको करना है, या फिर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से करना है, या फिर रज्जो भैया स्टेट यूनिवर्सिटी से करना है, या फिर सीयूईटी से ही क्यों ना करना हो, यहाँ पे हर एक चीज की ये समस्या आपको इसी बुक के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब आप देखेंगे कि ये बुक किसके द्वारा बनाया जाता है।
तो साथियों आप देख सकते हैं ये किरण कंपटीशन टाइम है और इसी किरण कंपटीशन टाइम के द्वारा इस बुक को बनाया जाता है। यही पब्लिकेशन है और ये पब्लिकेशन कहाँ का है साथियों, तो ये जो आपका पब्लिकेशन है ये प्रयागराज का आपका पब्लिकेशन है और इसी पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक को अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है। ये जो बुक है साथियों ये बाइलिंगुअल आपको देखने के लिए मिलेगा, हिंदी में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ आपको ये इंग्लिश में भी देखने के लिए मिलेगा। हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी का ऑलरेडी मैंने आपको अपने इसी YouTube चैनल पे इसको करा रखा है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे हिंदी की बुक चाहिए तो आप हमारे इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, आपको हिंदी के बुक के बारे में पता चल जाएगा। और इंग्लिश की अगर बात है तो अभी के अभी ये जो चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे ऑब्जर्व कराने वाला हूँ ये सभी का सभी आपका इंग्लिश का है और खास करके LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन का गाइड है। अब आप आइए और यहाँ पे इसके इंडेक्स को ऑब्जर्व करिए, क्योंकि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं और बार बार कहता रहूंगा कि जब कभी भी आप किसी भी बुक के शॉप पे जाइए और आपका लगता है कि नहीं मुझे ये बुक परचेस करना है या मुझे इस बुक को ऑब्जर्व करना है, तो सबसे पहले आप उसके कंटेंट्स को, उसके इंडेक्स को आप देखिए कि क्या क्या इंडेक्स में हमको प्रोवाइड कर रखा है। वही मटेरियल, वही सिलेबस हमको प्रोवाइड कर रहा है ना, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के साथ मिल रहा है, संगत है, असंगत चीजों को नहीं ये प्रोवाइड कर रहा है। तो आप यहां पर देखेंगे, अगर इंडेक्स देखेंगे तो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को फेस करिए, या तो आप CUET को फेस करिए या फिर ऑटोनॉमस कोई अपना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस कराता है उसके एंट्रेंस को आप फेस करिए। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ सिलेबस के रूप में यहाँ पे रखा गया है। अभी हम अंदर चलेंगे और कंटेंट को भी ऑब्जर्व करेंगे कि किस लेवल का आपको कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल लॉ की हम बात करते हैं। अब ये कहेंगे कि क्या इंटरनेशनल लॉ का भी वेटेज होता है LLM जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो जी हाँ साथियों, बिल्कुल इसका भी वेटेज होता है अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे हमको तमाम प्रकार के इंटरनेशनल रिलेशंस हमको देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जूरिस्प्रूडेंस की भी झलक कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ में ही देखने के लिए मिलता है। तो इसका भी वेटेज आपके एग्जामिनेशन के लिए, खास करके LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए और आपके जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अब तो आप लॉ ग्रेजुएट हो गए हैं और लॉ ग्रेजुएट होने के बाद आप क्या दे सकते हैं, आप APO का भी एग्जामिनेशन फेस कर सकते हैं, आप जुडिशरी के भी एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों आपके जुडिशरी के टॉपिक है। कौन कौन से टॉपिक हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके जुडिशरी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इंटरनेशनल लॉ पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम खास करके यूपी जुडिशरी की बात करते हैं दोस्तों, तो यूपी जुडिशरी में आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस को भी पूछा जाता है और ये भी आपके लिए जुडिशरी का भी टॉपिक है और आपके LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन का भी ये टॉपिक है। साथ ही साथ यहां पर आप देखिए एक नई चीज आपको देखने के लिए मिल रही है। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या नई चीज हमको देखने के लिए मिल रही है, कर है स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जब हम UNO की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो साथियों ये आपके लिए इसकी जो एजेंसीज होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कब कब इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जब अभी हम अंदर के मटेरियल को, अंदर के कंटेंट को आपके सामने रीड आउट करेंगे तो आपको इसकी महत्वता के बारे में पता चलेगा। इसमें टोटल अगर हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं साथियों, तो हम कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार फर्स्ट को भी हम ऑब्जर्व करेंगे, वर्ल्ड वार सेकेंड को भी ऑब्जर्व करेंगे और जो लिन लिथबो के द्वारा जो चीजें अनाउंस की गई थी हम उसको भी यहाँ पे देखने का काम करेंगे। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देना चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक 193 देश की मतलब कंट्री, 193 कंट्री इसके मेंबर हैं। तो सोच लीजिए धरती पे कितने देश हैं और कितने देश इसके मेंबर हैं। तो इसकी महत्वता क्या है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। और ये आपके यूपी जुडिशरी का अच्छा खासा यहाँ से वेटेज होता है। UNO से आपके एग्जामिनेशन में खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटेड जो इंटरनेशनल करंट अफेयर हो सकते हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं। ह्यूमन राइट्स की अगर बात करते हैं साथियों, तो ये आपके जुडिशरी का तो टॉपिक नहीं है, खास करके यूपी जुडिशरी का ये टॉपिक नहीं है ह्यूमन राइट। लेकिन आप देखेंगे तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर
आप अगर नेट या फिर जेआरएफ का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो वहां पे आपसे ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। साथ ही साथ सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस हम बताएं तो इनकी है, महत्वता है, जूरिस्प्रूडेंस की है, क्योंकि साथियों ये जुडिशरी का भी टॉपिक है। आपके नेट जेआरएफ में भी आपसे ये जूरिस्प्रूडेंस पूछा जाता है, साथ ही साथ आपके एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी इनका अच्छा खासा वेटेज है। तो आप जूरिस्प्रूडेंस को हल्के में न लेंगे और जूरिस्प्रूडेंस का वेटेज बहुत तगड़ा है। साथ ही साथ आप यहाँ पे ये एज अ सिलेबस के रूप में आप सभी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं कि क्या क्या आपके एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कवर किया जाता है। इंडियन पेनल कोड कैसे आप भूल सकते हैं लॉर्ड मैकॉले को। लॉर्ड मैकॉले के द्वारा ये बनाया गया भारतीय दंड संहिता है, 1860 में ही बना दिया गया था और आज तक अभी तक प्रिवेल कर रहा है। इसको भी पढ़ने की आवश्यकता है। आपके ये मेजर सब्जेक्ट के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। और जो लॉ का स्टूडेंट होता है, जी हाँ साथियों, जो लॉ का स्टूडेंट होता है, ये जब से वो एलएलबी करना अपना स्टार्ट करता है तभी से ये चीजें उसके दिमाग में बताई जाती हैं, तभी से उसके दिमाग में इंडियन पेनल कोड के बारे में बताई जाती है। आप देखेंगे दोनों के दोनों फैमिली लॉस को यहाँ पे रखा गया है और ये फैमिली लॉ भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे हम हिंदू लॉ की बात करें या फिर मुस्लिम लॉ की बात करें। अब यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखने के लिए मिल रहा है, इन्वायरमेंटल लॉ ऑफ टॉर्ट एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। ये सभी जो चीजें आपको दिख रही हैं ये आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, और कोर सब्जेक्ट से भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छे खासे वेटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था पूरा का पूरा इंडेक्स जो इस किताब के अंतर्गत इन सभी चीजों का मटेरियल आपको देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं हम किताब के अंतर और एक एक चीजों के यहाँ पे आपके सामने हम ऑब्जर्व कराने वाले हैं कि क्या क्या मटेरियल आपको देखने के लिए मिल रहा है। अभी तक आपने किताब के कवर पेज को देखा, कवर पेज देखने के बाद आपने इंडेक्स को ऑब्जर्व किया, इंडेक्स में आपने देखा कि किस किस चीज का वेटेज हमारे जुडिशरी एग्जामिनेशन में है, किस किस का वेटेज हमारे नेट के एग्जामिनेशन में है और किस किस का वेटेज हमारे एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में है। देखिए साथियों, हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। जब हम इसकी बात करेंगे तो मैं आपसे पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे कुछ चीजें आपको बुलेट पॉइंट में मींस की वन लाइनर फॉर्मेट में चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये जो आपको यहाँ पे बुलेट दिख रहा है ये कैसा बुलेट है साथियों, तो ये सभी के सभी एज अ वन लाइनर फॉर्मेट में आपको चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि भारत का संविधान, भारत का इतना बल्कि संविधान जो कि भारत का नहीं विश्व का लिखित संविधान है, रिटेन संविधान है, और उस रिटेन संविधान को, इतने बड़े संविधान को जिसमें एक एक प्रोविजंस को खोल खोल करके बताने का काम किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा। और उन्हीं सभी चीजों को क्या किया गया है यहाँ पे वन लाइनर फॉर्मेट में बनाने का काम किया गया है। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पे इसको बनाने में मेहनत किया गया होगा, क्योंकि जब किसी चीज को आपसे कह दिया जाता है कि आप उसको शॉर्ट में बनाइए तो आपको उसमें हर एक कंटेंट का जो भी मटेरियल फैक्ट होता है सभी के सभी मटेरियल फैक्ट्स को आपको रखने की आवश्यकता होती है। एज यूजुअल यहाँ पे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जब आप जाएंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या फिर जुडिशरी एग्जामिनेशन में या फिर नेट का एग्जामिनेशन देंगे या फिर एपीओ जैसे एग्जामिनेशन आप देंगे तो वहां पे आपसे रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, निगेटिव टर्मिनोलॉजीज में क्वेश्चन पूछता है। जब वहां पे वो रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, जब वो निगेटिव टर्मिनोलॉजीज में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तब यही वन लाइनर आपका वहां पे हेल्प करने वाले, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछता है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होकर के क्वेश्चन आपसे पूछने का काम करता है, वो कॉन्सेप्ट को पूछने का काम करता है। वो एग्जामिनर सोचता है कि मैं बच्चे से कॉन्सेप्ट के बारे में पूछूं कि क्या वो इस कॉन्सेप्ट को जान रहा है कि नहीं जान रहा है, क्या सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल इंडेक्स बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का
आईपीसी का, सीआरपीसी का, सीपीसी का, इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ मैं इंडेक्स प्रिपेयर कर लूं और मैं अपने एग्जामिनेशन को, जुडिशरी जैसे एग्जामिनेशन को या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन को मैं क्वालिफाई कर लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब धीरे धीरे ट्रेंड बदलता जा रहा है। अब आपसे केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और सभी के सभी इंपॉर्टेंट केस लॉ भी मैं आपके सामने यहां पे प्रेजेंट करने वाला हूं कि किस किस टाइप के, किस किस नेचर के केस लॉ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। जैसे यहां पे आप देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द कैबिनेट मिशन। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े बल्कि लाइंस को एक छोटे से सिंगल लाइन में, एक सिंगल पॉइंट में यहां पे आपको बताने का काम किया गया। तो इसी तरह से हर एक चीज आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें आपके सामने यहाँ पे क्लियर होती हुई चलेंगी। ये सभी का सभी मटेरियल जो आप देख रहे हैं साथियों, ये सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का मटेरियल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस किस तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रखा गया है, पूरा का पूरा मॉडल रखा गया, किस किस तरह से BN राव साहब का यहाँ पे योगदान आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज की यहाँ पे आपका योगदान देखने के लिए मिलेगा और यहीं से कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ ही साथ अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पूरा का पूरा चीजों को एक एक बाइफर्केशन करके, पहले हमें प्रियम्बल देखने के लिए मिलेगा, फिर हमको सिटीजनशिप देखने के लिए मिलेगा, फिर हमको फंडामेंटल राइट्स देखने के लिए मिलेगा, फिर हमको DPSP देखने के लिए मिलेगा, फिर हमको यूनियन देखने के लिए मिलेगा, फिर यूनियन जुडिशरी देखने के लिए मिलेगा, फिर हमको स्टेट देखने के लिए मिलेगा, स्टेट जुडिशरी देखने के लिए मिलेगा। तो इन सभी चीजों को आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे में ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ ये एक सिंगल गाइड है। सिंगल गाइड में हर एक चीज आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे में आपको प्रोवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है। अब आप शेड्यूल से रिलेटेड पूरे के पूरे मैटर्स को ये भी यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंने रैंडमली पेज यहां पर लिया है जो बुक का हो सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मटेरियल, उन सभी मटेरियल्स को मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो अब आप यहां पे शेड्यूल्स को देख सकते हैं। जैसे कि आप 7th शेड्यूल की हम बात करते हैं, तो दोस्तों जब जब हम शेड्यूल्स की बात करते हैं तो शेड्यूल से भी हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम 7th शेड्यूल की बात करते हैं तो 7th नंबर वाले शेड्यूल्स में आपको 3 लिस्ट देखने के लिए मिलता है। कौन कौन सा लिस्ट देखने के लिए मिलता है? यूनियन लिस्ट देखने के लिए मिलता है, स्टेट लिस्ट देखने के लिए मिलता है और मिडिल में आपको कंकरेंट लिस्ट देखने के लिए मिलता है। अब इसमें सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि यूनियन लिस्ट में कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट को रखा गया है, कंकरेंट लिस्ट में कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट को रखा गया है, फिर स्टेट लिस्ट में कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट को रखा गया है। कभी कभी तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि उस सब्जेक्ट का नाम भी बताइए कि क्या ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है या फिर ये सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है। आपको ये चीजें तक देखने की आवश्यकता होगी और ये सभी की सभी चीजें आपको इस किताब के अंतर्गत मिलने वाला है। साथ ही साथ आप देखिए हमारा संविधान स्टार्ट कहां से होता है, तो हमारा संविधान इसी दर्शन से स्टार्ट होता है, इसी प्रियम्बल से स्टार्ट होता है, इसी प्रस्तावना से स्टार्ट होता है, जिसको कि हम लोग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि पेश किए थे कौन? तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया गया था संविधान सभा के समक्ष और इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या मान लिया गया था? एज अ प्रियम्बल मान लिया गया था। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है? आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या कभी किया भी गया है? तो इन सभी चीजों का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे बताइएगा। किस केस लॉ में किया गया था, कब किया गया था और कितनी बार किया गया है हमारे प्रियम्बल में अमेंडमेंट। ये आपके लिए छोटा सा एक टास्क है। साथ ही साथ आप यहां पे पूरा का पूरा प्रियम्बल से रिलेटेड मैटर्स को देखेंगे। अगर हम जस्टिस की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, तो इन सभी जगहों से साथियों आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं और इन सभी चीजों को आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे में आपके सामने वन लाइनर फॉर्मेट में जो भी चीजें हो सकती हैं वो सभी की सभी चीजें वन लाइनर फॉर्मेट में आपके सामने रखने का काम किया जा रहा है। तो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे चीजें आपके सामने क्लियर होती चलेंगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पूरा मटेरियल आप यहाँ पे साथियों ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये पीडीएफ, ये जो मैं पीडीएफ लेकर के आया हूं, अगर आपके पास होना चाहिए तो साथियों आप सिंपली टेलीग्राम ग्रुप, कौन सा ग्रुप? तो टेलीग्राम ग्रुप, लॉ विथ
रोनित, RONIT। आप अगर सिंपल ये लॉ विथ रोनित टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो एज यूजुअल यही PDF वहां पे मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। आप डिमांड भी कर सकते हैं, आप पर्सनल डिमांड भी हमसे कर सकते हैं कि ये PDF हमको दे दिया जाए, मैं PDF दे दूंगा। आप घर पे बैठ के एक बार नहीं 4 बार आप इसको ऑब्जर्व जरूर करिएगा। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें यहाँ पे आपके सामने शो हो रही हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आपके सामने देखिए, मैंने कहा था कि वन लाइनर फॉर्मेट में चीजें आपको मैं शो करूंगा, वो तो वन लाइनर फॉर्मेट में मैंने शो कर दिया। मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं MCQ क्वेश्चन भी इसी के अकॉर्डिंग्स में दिखाऊंगा आपको। देखिए MCQ क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और ये MCQ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आपको वन लाइनर दिख रहा है, उसी वन लाइनर के ही अकॉर्डिंग्स में आपको यहाँ पे MCQ क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसका वेटेज कहाँ कहाँ पे है, किस किस जैसे एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया ये MCQ क्वेश्चन है। आप यहां पर देख सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंसीडर्ड सुप्रीम कोर्ट एज अ सोर्स ऑफ पावर। किसको सोर्स ऑफ पावर के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने माना है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एज अ सोर्स ऑफ पावर के रूप में माना है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे देश का पावर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है? नहीं, ये नहीं है। ये इस तरह से आप एलिमिनेट करिए। बी वाले ऑप्शन को देखिए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, यहीं से सभी के सभी पावर्स को डिराइव किया जाता है? तो जी हां साथियों, यही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि जब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 13 को आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा भी है, लॉ इनकॉन्सिस्टेंट विथ डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कोई भी लॉ बनेगा, देश में कोई भी लॉ बनेगा, IPC भी है, CPC भी है, CRPC भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी है, TPA भी है, टॉट भी है, तमाम प्रकार के लॉ बन रहे हैं। कोई भी लॉ मानव के फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल नहीं करेगा। अगर कर्टेल करेगा तो उसको क्या किया जाएगा? उसके ऊपर एक एलिप्स लगा दिया जाएगा, उसको सेवरल कर दिया जाएगा। तमाम प्रकार की चीजों को आपको देखने के लिए मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 13 में जाने के बाद। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि इसका वेटेज कितना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। जो भी पावर्स हमको देखने के लिए मिलता है, जो भी पावर्स निकलता है, ये कहां से सभी के सभी पावर्स निकलते हैं? तो ये सभी के सभी पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही पावर को अडॉप्ट करते हैं। इसीलिए यहां पे जो क्वेश्चन रेज किया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंसीडर्ड सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर, सुप्रीम सोर्स की बात कर रहा है। अब सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर क्या हो सकता है? तो जो हमारा सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर होगा दोस्तों, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा। भारत का संविधान ही हमारा सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, जिस क्वेश्चन पे आप क्या कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, जिस क्वेश्चन के बारे में आप 10 मिनट सोच सकते हैं। अगर एक बार आपने क्वेश्चन को तैयार कर लिया, चाहे वो जुडिशरी का एग्जामिनेशन हो या फिर APO जैसा एग्जामिनेशन हो या फिर UGC नेट जैसा एग्जामिनेशन हो, आप धूमधाम से क्रैक करके आएंगे, अपना झंडा गाड़ करके आप आएंगे। इसीलिए इन सभी चीजों को मैं आपके सामने रख रहा हूं और इसीलिए मैं प्रेशर के साथ आप लोगों से कह रहा हूं कि ये जो गाइड बनाई गई है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए बनाई गई है। आप लोगों के एग्जामिनेशन को कंसीडर करते हुए ही इस गाइड को बनाने का काम किया गया है। केस लॉ बेस्ड आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं केशी बसंत कुमार स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं, स्टेट ऑफ HP वर्सेस उमेद राम की बात करते हैं, दया सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP की बात करते हैं, तो केस लॉ बेस्ड भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जब केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं उस टाइम दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हमेशा अमेंडमेंट हो रहा है, हमेशा 4 ठो केस लॉ आ रहा है। तो आपको अपडेट करने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सिर्फ यही बुक आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आप आगे देखेंगे कि अब यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं दोस्तों, तो इंटरनेशनल लॉ का भी वेटेज आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में
काफी अच्छा है। अब मैं इंटरनेशनल लॉ की बात करूंगा तब मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जब इंटरनेशनल लॉ आएगा तब कहीं ना कहीं जूरिस्प्रूडेंस भी आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये चीजें समझिए। इसलिए इंटरनेशनल लॉ में जूरिस्प्रूडेंस आपके सामने आएगा। जूरिस्प्रूडेंस क्या, जूरिस्टों का नाम आएगा। सैलमंड ने क्या कहा, ऑस्टिन ने क्या कहा, थॉमस एक्विनास ने क्या कहा इंटरनेशनल लॉ के बारे में। किसी ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ जैसा कोई शब्द है ही नहीं है, किसी ने सपोर्ट किया इंटरनेशनल लॉ को, और किसी ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ जैसे शब्द कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए बार बार यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, जैसे आप ओपेनहाइम साहब को देख रहे हैं, जेएल बेयरली साहब को आप यहां पर देख रहे हैं, तो ये सभी लोग क्या हैं, यहां पे केल्सन को आप देख रहे हैं, ट्रेट्स गिल को आप यहां पर देख रहे हैं, तो ये सभी लोग क्या हैं, ये सभी लोग जूरिस्ट हैं। इनके द्वारा जो भी ऑब्जर्वेशन किया गया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंटरनेशनल लॉ के नाम से जानते हैं कि किसने क्या कहा। तो यहां से आप देखेंगे तो आपका जूरिस्प्रूडेंस भी कहीं ना कहीं मजबूत होगा और आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लॉ भी आपका मजबूत होगा। और हमें दोनों के साथ इक्वलिटी बरतना है, जूरिस्प्रूडेंस के साथ भी, इसके साथ भी, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ भी, क्योंकि सभी से बराबर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हमने किसी एक चीज पे ज्यादा फोकस्ड किया और एक चीज को हमने ड्रॉप कर दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें हर सब्जेक्ट पे अच्छा एक कमांड बना करके रखना है। सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो क्या क्या हमारे सोर्सेज होते हैं इंटरनेशनल लॉ के। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे साथियों, तो वहां पे भी आपको देखने के लिए मिलता है, क्या देखने के लिए मिलता है, जब आप आर्टिकल डीपीएसपी को पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को पढ़ते हैं, तो उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आपको 36 से लेकर के, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक का पूरा बंच पढ़ना होता है। और उसी बंच में आपको देखने के लिए मिलता है, क्या देखने के लिए मिलता है, तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस आपको देखने के लिए मिलता है कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या करना चाहिए, एक दूसरे से भाईचारा बना करके रखना चाहिए। आज जरूर आप डीपीएसपी को पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि ये कहां पे आपको देखने के लिए मिलता है इंटरनेशनल रिलेशन, किस आर्टिकल में, स्पेसिफिक आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत आपको ये चीजें देखने के लिए मिलती है। जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हो गए, इंटरनेशनल कस्टम्स हो गए, तो इन सभी जगहों से हमको ये चीजें देखने के लिए मिलती है अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो। अब इसी से रिलेटेड साथियों आप देखेंगे कि इनके एमसीक्यू भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, और ऐसे ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ पे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में और अच्छे लेवल के एग्जामिनेशन में, यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में, स्टेट पीएससी जैसे एग्जामिनेशन में, जुडिशरी जैसे एग्जामिनेशन में, नेट जेआरएफ जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एज यूजुअल पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। क्योंकि यहां पे मान के चला जाता है कि जो आपका लेवल होता है वो क्या हो गया है, वो रेज हो गया है। इसलिए रेज हो गया है क्योंकि अब तो आप लॉ ग्रेजुएट हैं, और लॉ ग्रेजुएट से इस प्रकार का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही आपका लॉ कंप्लीट हो जाता है आप एलिजिबल हो जाते हैं पीसीएस जे जैसे एग्जामिनेशन को, जुडिशरी जैसे एग्जामिनेशन को देने के लिए। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फिर आप देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करते हैं, यूएनओ जैसे संस्था की बात करते हैं, और जब हम यूएनओ की बात करते हैं तो हमें इनके पूरे अंग के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। कब यूएनओ की स्थापना हुई, यूएनओ डे कब मनाया जाता है, यूएनओ में कौन कौन से ऐसे काउंसिल हैं जिसमें कि हमारा इंटरनेशनल लॉ ऑफ जस्टिस भी आता है, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी आता है, जिसको सिचुएटेड उसका जो हेड ऑफिस है कहाँ पे है, द हेग में उसका ऑफिस सिचुएटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए बार बार मिलते हैं, और ये आपके जुडिशरी का बहुत ही फेमस टॉपिक है। यहाँ से हर बार जुडिशरी एग्जामिनेशन और आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन बार बार क्वेश्चन यहां से रेज करता है, बार बार क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में यहां से पूछने का काम करता है। देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स प्लेस की बात करता है, अटलांटिक चार्टर की बात करता है, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन की बात करता है, मॉस्को डिक्लेरेशन की बात कर रहा है, तेहरान डिक्लेरेशंस की बात कर रहा है। तो इन सभी टाइप्स के डिक्लेरेशन होते हैं, और इसी डिक्लेरेशन के से आपसे क्या किया जाता है, इसी डेट से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रेज किया जाता है कि ये जो डिक्लेरेशन किया गया था
अंडर यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो कब कब किया गया था, किस किस ईयर में किया गया था। तो ये सारा का सारा चीज आपको, सारा का सारा कंटेंट मटेरियल आपको ईयर के फॉर्मेट में आपके सामने यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है। आगे हम चलेंगे, आगे और भी चीजों को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। अब इसी से रिलेटेड इनका पूरा का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ये जनरल असेंबली की हम बात करते हैं, ये इनका अंग है, ये इनके ऑर्गन्स है। अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो ये यूनाइटेड के अंग हैं। अगर हम द सेक्रेटरी जनरल की बात करते हैं तो सेक्रेटरी जनरल इसके क्या होते हैं, सेक्रेटरी जनरल इसका कोई अंग नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो ये तीनों के तीनों क्या है साथियों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जनरल असेंबली की बात करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, ये तीनों के तीनों यहाँ पे एज अ ऑर्गन्स के तौर पे काम करते हैं। तो ये इन सभी ऑर्गन्स से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। इसीलिए इन सभी चीजों पे मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, आपसे बार बार ये बता रहा हूं कि ये कहां कहां पे आपसे किस किस तरह से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम ह्यूमन राइट्स पे। इसका मुद्दा साथियों बहुत ही गंभीर और बहुत ही अच्छा मुद्दा है। अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं, जब जब दोस्तों हम मानवाधिकार की बात करेंगे तब तब कहीं ना कहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ इसको कोरिलेट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पूरे हम फंडामेंटल राइट्स के साथ इसको कोरिलेट करेंगे। जो भी कन्वेंशंस हमारे इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, हम उस इंटरनेशनल लेवल के कन्वेंशंस को भी अपने माइंड में जरूर रखेंगे। कब? जब जब हम ह्यूमन राइट्स की कल्पना करेंगे, जब जब हम मानवाधिकार की कल्पना करेंगे। क्यों? इसलिए करेंगे क्योंकि जो भी पावर्स हमारा डिराइव हो रहा है ह्यूमन राइट्स का, ये कहीं ना कहीं पावर हम कहां से ले रहे हैं, तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 से ले रहे हैं। और पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 का जो हमारा बंच है, वहीं से हम पूरे के पूरे पावर्स को ले रहे हैं। आप देख सकते होंगे कि आपके समाज में तमाम प्रकार से कानून बना दिए गए हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर के, महिलाओं की सेफ्टी को लेकर के, चाइल्ड की सेफ्टी को लेकर के, बुजुर्ग व्यक्ति की सेफ्टी को लेकर के। ये सभी की सभी क्या है, ये सभी की सभी चीजें आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही हैं। किसको लेकर के प्रोटेक्ट कर रही हैं? तो इसी ह्यूमंस के राइट्स को लेकर के प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड एक्ट बना दिया गया है, जेजे एक्ट बना दिया गया है, ओल्ड एज होम्स से रिलेटेड आपको वहां पे एक्ट देखने के लिए मिलता है। और इन सभी एक्ट्स को कहीं ना कहीं आपके जुडिशरी के अंतर्गत धीरे धीरे इनकॉर्पोरेटेड किया जा रहा है। आप अभी हाल ही में देखे होंगे कि यूपी जुडिशरी में 9 माइनर एक्ट को ऐड किया गया है। कितने माइनर एक्ट को ऐड किया गया दोस्तों? तो 9 माइनर एक्ट्स को यहाँ पे ऐड करने का काम किया गया। और उस 9 माइनर एक्ट्स में इस टाइप के एक्ट्स को भी शामिल किया जाता है। उसमें अभी ह्यूमन राइट्स को नहीं शामिल किया गया है, लेकिन ह्यूमन राइट्स के कुछ प्रोविजंस को वहां पे आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको जरूर देखिएगा, आपको वो चीजें देखने के लिए वहां पे मिलेंगी। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल बिल्स ऑफ राइट्स वगैरह हर एक चीज के बारे में आप यहाँ पर देखेंगे, जो कि ह्यूमन राइट्स से आपको यहाँ पे रिलेटेड मैटर दिख रहा है। अब हम आगे चलेंगे और इससे रिलेटेड आप इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसी चीजें आपके सामने यहाँ पे रखी जा रही हैं। साथ ही साथ मैं जूरिस्प्रूडेंस की बार बार बात कर रहा था, और जूरिस्प्रूडेंस भी आपके एग्जामिनेशन के लिए खासा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जूरिस्प्रूडेंस के स्ट्रक्चर्ड को यहाँ पे बनाया गया है, क्या क्या चीजें आपके लिए जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड स्ट्रक्चर्ड वे में आपके सामने यहाँ पे प्रोड्यूस करने का काम किया जा रहा है। एक एक कंटेंट्स को जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो आपके एग्जामिनेशन का डिमांड होता है, उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये सारी चीजें आपके सामने प्रोड्यूस की जा रही है। यहाँ पे ऑस्टिन को देखेंगे, बेंथम को देखेंगे, हॉलैंड को देखेंगे, केल्सन को देखेंगे। ये सभी के सभी लोग जूरिस्ट हैं और इनके द्वारा कही गई बातें आपके एग्जामिनेशन में नंबर आपको दिला करके जाएंगी। फिर आगे आप चलिए, आगे आप इंडियन पेनल कोड को देखिए। इसके बाद से पूरा का पूरा मेजर लॉ, पूरा का पूरा मेजर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा, इसी एक सिंगल किताब के अंतर्गत। अब हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो वीडियो है साथियों,
ये बुक रिव्यू से रिलेटेड वीडियो है और ये वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, इसीलिए मैं शॉर्ट में आपको चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व करा रहा हूँ। आप दोनों फैमिली लॉस को भी देख सकते हैं, हिंदू लॉ को भी देख सकते हैं, साथ साथ आप मुस्लिम लॉ को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ टॉर्ट भी है इसी में आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो हर एक लॉ का यहाँ पे बल्क रखा गया है और हर एक लॉ को आपको दिखाने का और समझाने का, इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल हो सकता है सभी चीजें मैंने आपके सामने प्रोड्यूस करने का काम किया है। अगर आपको लगता है दोस्तों कि अगर आपको इस किताब को मंगाना है तो आप कहां से ये किताब मंगवा सकते हैं, तो साथियों यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर दिया है, इसी किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा इस किताब को निकाला जाता है और यहाँ पे ये मोबाइल नंबर दिया गया। साथियों अगर आपको लगता है कि ये किताब आपके पास होनी चाहिए और खास करके इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके इस किताब को मंगवा भी सकते हैं। साथियों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर के आऊं तो वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।